पाइथन की बेसिक्स तो आती हैं। चलो, अब स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। आज हम साधारण प्रोग्रामिंग से आगे निकलकर प्रोफेशनल ग्रेड कोडिंग की दुनिया में कदम रखेंगे। तो तैयार हैं बेसिक से आगे जाने के लिए? यकीन मानिए, ये सफर कोड लिखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इसको जरा समझते हैं। ऐसा सोचिए कि हम एक प्रोग्रामर के टूल बॉक्स को अपग्रेड कर रहे हैं। हर एडवांस कॉन्सेप्ट एक नया पावरफुल टूल है जिसे हम आज अपने कलेक्शन में जोड़ने वाले हैं। तो हमारे इस नए टूल बॉक्स का पहला टूल है टेक्स्ट में महारत हासिल करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस, या जिसे हम रेजेक्स भी कहते हैं। टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए ये एक बेमिसाल और सटीक टूल है। अब देखिए, एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। कोई प्रोग्राम इतने बड़े टेक्स्ट के ढेर में से, मतलब भूसे के ढेर में से सुई जैसा छोटा सा डेटा कैसे ढूंढता है? वो चाहे ईमेल एड्रेस हो, फोन नंबर हो या कोई खास पैटर्न। और बस यहीं पर रिजेक्ट्स की एंट्री होती है। रेगुलर एक्सप्रेशंस असल में टेक्स्ट को मैच करने, ढूंढने और यहां तक कि बदलने के लिए सर्च पैटर्न्स डिफाइन करने का एक खास तरीका है। इसे टेक्स्ट के लिए एक छोटी सी पावरफुल लैंग्वेज समझिए। तो रेगेक्स करता क्या क्या है? अरे भाई, ये पता लगाता है कि कोई स्ट्रिंग किसी पैटर्न से मेल खाती है या नहीं, या फिर ये ढूंढता है कि क्या वो पैटर्न स्ट्रिंग में कहीं भी मौजूद है। और तो और, ये स्ट्रिंग को बदल सकता है, उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ भी सकता है। सब कुछ रेगेक्स से मुमकिन है। चलिए अब अपने अगले टूल्स की तरफ बढ़ते हैं, फाइलों और एरर्स को संभालना। इन्हें एक पुल और एक सेफ्टी नेट के तौर पर सोच सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोड बाहरी दुनिया से बात कैसे करता है, और उससे भी जरूरी, जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो अनचाही मुश्किलों के लिए खुद को तैयार कैसे रखता है? जवाब है फाइल आईओ में, यानी इनपुट आउटपुट। ये एक प्रोग्राम और डिस्क पर हमेशा के लिए स्टोर किए गए डेटा के बीच का पुल है। यही वो तरीका है जिससे प्रोग्राम्स डेटा को सेव करते हैं और लोड करते हैं। और ये प्रोसेस ना बहुत ही सीधा साधा है। पहला स्टेप, एक फाइल खोलो। दूसरा, उसमें डेटा पढ़ो या लिखो। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, काम खत्म होने पर फाइल को बंद कर दो ताकि रिसोर्सेज फ्री हो जाएं। और अब बात करते हैं सेफ्टी नेट की। देखिए, एरर्स और एक्सेप्शंस के बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एरर्स, जैसे कोई सिंटैक्स एरर, वो तो प्रोग्राम को वहीं रोक देंगे, क्रैश। लेकिन एक्सेप्शंस, ये वो अंदरूनी घटनाएं हैं जिनका अंदाज़ा लगाकर उन्हें हैंडल किया जा सकता है ताकि प्रोग्राम क्रैश होने के बजाय चलता रहे। चलिए अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं जो कोड को सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि ज़्यादा एफिशिएंट और एलिगेंट भी बनाते हैं। और ये हैं जनरेटर्स और डेकोरेटर्स। हमारा मकसद साफ है, ऐसा कोड लिखना जो साफ सुथरा हो, तेज चले और मेमोरी भी कम खाए। और यहीं पर ये एडवांस टूल्स अपना जादू दिखाते हैं। तो ये जनरेटर्स होते क्या हैं? देखिए, ये खास तरह के फंक्शंस हैं जो एक लेजी आइटरेटर लौटाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पूरी की पूरी लिस्ट को मेमोरी में एक साथ लोड नहीं करते, बल्कि एक बार में एक एक आइटम देते हैं। सोचिए, जब बड़ी बड़ी डेटा फाइल्स के साथ काम कर रहे हों तो कितनी मेमोरी बचती है। और डेकोरेटर्स, ये भी कमाल की चीज़ हैं। एक डेकोरेटर एक ऐसी चीज़ है जो एक फंक्शन को लेती है, उसमें कुछ नई फंक्शनैलिटी जोड़ देती है और फिर उस नए बेहतर वर्जन को लौटा देती है। ये फंक्शंस के ओरिजिनल कोड को छेड़े बिना उन्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाने का एक शानदार तरीका है। अब बात करते हैं पाइथन के अपने खजाने की, इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी की। इसे एक ऐसी वर्कशॉप की तरह समझिए जो हर तरह के काम के लिए पहले से ही तैयार टूल्स से भरी पड़ी है। पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाकई में बहुत बड़ी और पावरफुल है। ये समझिए कि लगभग हर काम के लिए मॉड्यूल्स का एक पूरा ज़खीरा है जो प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बना देता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि हर बार पहिया दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइब्रेरी आम चीज़ों को बार बार लिखने से बचाती है। जैसे ओएस मॉड्यूल आपको सिस्टम से बात करने में मदद करता है, और टाइम मॉड्यूल, वो घड़ी से जुड़े सारे काम संभालता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी टॉपिक पर, डेटा स्ट्रक्चर्स। एक डेवलपर के सामने हमेशा एक बड़ा सवाल होता है, एक दमदार और एफिशिएंट एप्लीकेशन बनाने के लिए डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, और इसका जवाब छिपा है सही डेटा स्ट्रक्चर चुनने में। एक मिसाल के तौर पर डबली लिंक्ड लिस्ट्स को देखते हैं। इसमें हर एक नोड में डेटा के साथ साथ दो लिंक होते हैं। एक लिंक अपने से पिछले नोड की तरफ इशारा करता है और दूसरा अगले नोड की तरफ। इस बनावट की वजह से हम डेटा में आगे और पीछे दोनों तरफ बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। तो ये इतना ज़रूरी क्यों है? भाई, ये एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं।
ये उन कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट सिस्टम्स की नींव हैं जो आज हमारी दुनिया चला रहे हैं। तो इन सब स्किल्स का, इस सारी मेहनत का असली मकसद क्या है? जैसा कि ये कोटेशन कहता है, हर इंसान, घर और ऑर्गेनाइजेशन तक डिजिटल टेक्नोलॉजी को पहुंचाना, ताकि एक पूरी तरह से जुड़ी हुई इंटेलिजेंट दुनिया बन सके। तो अब सारे टूल्स हाथ में हैं, रेजेक्स से लेकर डेटा स्ट्रक्चर्स तक, सब कुछ। अब सवाल सिर्फ एक है, इन औजारों से अगला क्या बनाया जाएगा?